सबसे पहले बात करें मखसूस नशस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फॉर्म 33 में नाम वाले कौमी और सूबाई असम्बली से मुतल्लिक आपको मजीद अपडेट भी करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जबकि आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। हुकूमत बनाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाक में पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नून लीग का साथ दे रखे हैं। शहबाज शरीफ बोले कि नई हुकूमत बनाने के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, सब इत्तेहादी हमें वोट देंगे। आसिफ जरदारी को 5 साल के लिए सदर बनवाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत दिखाएं, दिल से कबूल करेंगे। इत्तेहाद, इत्तफाक और मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। दुआ है हुकूमत कामयाब हो और मुल्की मसाइल हल हों। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमारी जुस्तजू पाकिस्तान और आने वाली नस्लों के लिए है। हुकूमत साजी के तयशुदा फार्मूले के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग, डेप्यूटी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा, चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी का ही होगा, डेप्यूटी चेयरमैन नून लीग का होगा। ज़रा के मुताबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी, गवर्नर सिंध और गवर्नर बलोचिस्तान गवर्नर KP के नून लीग का नामजद करते होंगे। बलोचिस्तान का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। हुकूमत साजी का अमल है। मेरे ख्याल में अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो शायद हमने तो बाकियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जल्दी ये हुकूमत साजी का अमल और इसका तय करना हमने तो बाकियों के इन कंपैरिजन टू अदर्स हमने तो बहुत जल्दी किया। आपको याद होगा जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में वज़ीर आज़म नहीं बनी थी, इलेक्शन जीती, तो पता नहीं कितने महीनों का इंतज़ार करना पड़ा जब तक हम फाइनली अपना कोalition अनाउंस कर सके। ऐसे ही चलता रहा। मेरा ख्याल में इस बार ज़रूर माजी की तरह पॉलिटिकल डायलॉग हुआ है, लेकिन जो कंसेंसस हमने आज फॉर्म करके आपके सामने ऐलान कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इन कंपैरिजन दिस इज़ एक्चुअली faster than many of the government making processes than in the past। जहाँ तक कि ओहदे के सवाल है, इंशाल्लाह जल्द इनके बारे में हम ऐलान ज़रूर करेंगे। अभी उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद और MWM के साथ भी अपना अरेंजमेंट किया है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास मतलूबा नंबर्स नहीं। इसके साथ साथ हमारी जमात की और पीपल्स पार्टी की दरमियान जो कमेटीज़ बनी थी, उनके गुफ्तगू के कई दौर हुए और हर मर्तबा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ गुफ्तगू हुई, और जिसका नतीजा ये है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं और मुझे ये बात बताते हुए खुशी महसूस होती है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। इसके लिए मैं प्रेसिडेंट जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसमें भरपूर ताउन किया, और इसके लिए मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी बेहद मशकूर हूँ कि जिनकी लीडरशिप और गाइडेंस के तहत ये पार्लेस, ये गुफ्तगू हतमी और मस्बत नतीजे पर आज पहुँची है। वफाक और बलोचिस्तान में मामला तय होने के बाद पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नून लीग के पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज आती अमरा में होगा, जबकि सदारत नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज़ करेंगे। इजलास में पंजाब से मुंतखब होने वाले लीगी अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। इजलास में पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। हुकूमत साजी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब बारे मुशावरत होगी। तमाम नौमंतखब लीगी अरकान पंजाब असम्बली को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में लाजमी शिरकत की हिदायत जारी की गई हैं। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पढ़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक दावों की तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक होनी चाहिए। मुदाखलत के इल्ज़ाम की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं।
दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी भी देखना चाहते हैं। इलेक्शन में बिना धांधले के इल्ज़ामात पर सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी देखने को मिली है। पीटीआई जमात इस्लामी के सेनेटर्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। सेनेट का गर्मा गर्म इजलास। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर नून लीग और दीगर जमातों के सेनेटर्स का सख्त जुमलों का तबादला। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने जोशीले अंदाज में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली के जिम्मेदार हैं, इस्तीफा दें। उन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। जाली इलेक्शन से नई बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। धांधली करने वाले कौमी मुजरिम आइन के गद्दार हैं, इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। बुलेट ने बैलेट को अगवा किया है। ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली और धांधली की जितनी भी किस्में हैं वो हमने इस इलेक्शन में देखी। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। पीटीआई के सेनेटर्स वलीद इकबाल और अली जफर ने भी इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देते हुए निगरान हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। सेलुलर मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद करना दुनिया भर में उसकी मजम्मत हुई है, तो 6 बजे के बाद भी क्यों यह बंद रहा? ये बताना पड़ेगा निगरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन के इसमें बदनीयती नहीं थी। साबित करना पड़ेगा इसमें बेईमानी नहीं थी, इसमें बदनीयती नहीं थी। तमाम जरायद ने, तमाम तज्जिया निगारों ने, मुबस्सिरीन ने कहा है कि किस जन्नत के अंदर रह रहे हैं हमारे निगरान वजीर आजम। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सख्त जवाब देते हुए कहा, अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर चोर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? जहां से पीटीआई जीती वहां शफाफ इलेक्शन, जहां से हारे वहां धांधली का वावेला कर रहे हैं। हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर मचाया जाता है। सेनेटर अली जफर आज हंस रहे हैं, कल को उन्हें सजाएं मिलेंगी तो रोएंगे। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? ये अगर धांधली हुई है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, तो ये हर कहीं हुई होगी। आप जो एक सैले बेपनाह की तरह पूरे खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ों और वादियों पे छाए हुए हैं, वो ठीक है, वो दुरुस्त है, वहां क्यों नहीं हुई धांधली? नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद बोले, तमाम जमातों को मिलकर कौमी हुकूमत बनानी चाहिए। ये सियासतदानों के पास आखिरी मौका है। नवाज शरीफ बड़े लीडर हैं, वजारत उज़्मा का ओहदा पीपल्स पार्टी को दे दें। पीटीआई को भी हुकूमत में शामिल होने का मशवरा दे दिया। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ हो चुके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो फॉर्म 45 बनाया, उसी पर फॉर्म 47 का रिजल्ट डिक्लेयर करें। अगर ऐसा न हुआ तो IMF का प्रोग्राम मुतासर होगा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पीटीआई का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुआहिदा हो गया है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें हमें देगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि मुतनाज़ा हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके, लिहाजा आज खान साहब से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफ़ा का मुतालबा करती है। तो हुकूमत अवामी मैंडेट लेके आती है, ना कि स्टोलन मैंडेट हो। इसके आने से अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता और फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आता, इससे IMF का प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। जो कमिश्नर रावलपिंडी ने स्टेटमेंट दी है, उसके मुताबिक हम मुतालिबा करते हैं कि वो एक वेसल ब्लोअर थे जिसने सबसे पहली खबर दी। हम मुतालिबा करते हैं कि उसकी ज़िंदगी को और उसके बच्चों की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दी जाए ताकि वो किसी भी इंक्वायरी में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सके। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने एक बार फिर इलेक्शन को कालअदम करार देने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि आम इंतखाबात के नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक आने चाहिए। सबकी आंखें चीफ जस्टिस पर हैं। 24 फरवरी को दोबारा सड़कों पर आएंगे। तफसीलात समिया खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से एक बार फिर इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा। कहते हैं हम कोई इजाफी सीट लेना या देना नहीं चाहते। माफिया एग्स बंद करके इंतखाबी नताइज को छुपाना चाहती है। इंतखाबी नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज आने चाहिए। सबकी नजरें चीफ जस्टिस पर हैं। सबकी आंखें चीफ जस्टिस के ऊपर हैं कि आप जब कहते हैं कि आप गैर जानिबदार हैं और आपको होना चाहिए, जो भी प्रोसेस तय हुआ है उसके मुताबिक ये कौम के मुस्तकबिल का मामला है।
اس پر نوٹس بھی لیں اور فارم 45 کو بیس کریں, ان نتائج کو کلعدم کریں. حافظ نعیم نے MQM اور پیپلز پارٹی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. ادارہ نور الحق کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا جماعت اسلامی کو 8 لاکھ ووٹ پڑے, MQM کو 5000 ووٹ بھی نہیں ملے. یہ جماعت فارم 45 میں رد ہوئی جبکہ فارم 47 میں مسلط ہے. بتایا جائے پیپلز پارٹی کو 60 سیٹیں کیسے مل گئیں. ہمارا اسٹینڈ بالکل اصولی ہے. فارم 45 ہماری بنیاد ہے اور اس فارم 45 کے مطابق اسپیشلی کراچی میں ایک اسٹیشن کا اور بوتھ کا فارنزک کر لیں آپ. MQM کوئی ایک اسٹیشن پہ جنون طریقے سے نہیں جیتی ہوئی. یہ 60 سیٹیں PP کو کہاں سے مل گئیں کراچی میں؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالا؟ وہ کہاں سے برآمد ہو گئے؟ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا جماعت اسلامی اپنے بچوں کے لیے لڑے گی, قانونی اور سیاسی طریقہ کار اختیار کریں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی نے 24 فروری کو جعلی نتائج کے خلاف نمائش سے ایم جناح روڈ تک ریلی نکالنے کا بھی اعلان کیا. کیمرامین نمان خان کے ساتھ سمیہ خورشید, نیو نیوز کراچی. سراج اللہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کی رات پولنگ اسٹیشنز پر نہیں, قوم کے مستقبل پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. نون لیگ PP اور MQM کی عبرتناک جیت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. سلیکٹڈ امپورٹڈ سے ڈیفیکٹڈ وزیر اعظم کی تشکیل کا سفر جاری ہے. جہاں عوام کے ووٹ کی قدر نہ ہو وہ ملک دنیا میں تماشا بن جاتے ہیں. انتخابات میں جیتنے والے ہارنے والوں سے زیادہ پریشان ہیں. سویلین بالادستی قائم کرنا ہوگی, عوام کے فیصلوں کا احترام کیا جائے. پنجاب کے مختلف علاقے پھر دھند کی لپیٹ میں ہیں. موٹر وے دھند کے باعث متعدد مقامات سے بند کر دی گئی ہے. موٹر وے M2 ٹھوکر سے فاروق آباد اور کوٹ مومن سے لاہور تک ہیوی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے, جبکہ M3 پر فیضا پور سے سمندری تک انٹری بند ہے اور M4 پر فیصل آباد سے پنڈی پھٹیا تک ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے. ترجمان موٹر وے کے مطابق روڈ یوزرز غیر ضروری سفر سے گریز کریں. وفاقی دارالحکومت میں سردی بڑھ گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے, جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری اور سردی کی لہر برقرار رہے گی. اس وقت اسلام آباد کے موسم کا حوال جانتے ہیں نمائندہ نیو نیوز عائشہ شعیب سے. جی بالکل, اسلام آباد کے چاروں جانب مارگلا کے پہاڑ اور وہیں پر سرمئی بادلوں کا راج. گزشتہ 2 روز سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا. آج صبح سے اسلام آباد کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے, لیکن ٹھنڈی ہواؤں کا راج بھی برقرار ہے. اگر اسلام آباد کے درجہ حرارت کے حوالے سے بتاتی چلوں تو اس وقت اسلام آباد کا درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ بارشوں کے بعد کہ جاتی سردی ایک بار پھر سے واپس لوٹ آئی ہے. سورج بادلوں کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے. بارشوں کے بعد اسلام آباد کے درجہ حرارت میں واضح کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے. موسم اسلام آباد کا خاصا خوشگوار ہے, جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم ایسے ہی سرد رہے گا. جی جاتی سردی پھر سے رنگ جمانے لگی ہے. بلائی علاقوں میں 2 روز سے وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے. پہاڑوں نے پھر سے سفید چادر اوڑھ لی ہے, جبکہ ملکہ کو ہزار مری میں آسمان سے روئی کے گالے گرنے کا سلسلہ جاری ہے. برفباری سے لطف اندوز ہونے والے سیاحوں کی بڑی تعداد سبات اور کلام پہنچ گئی ہے, جبکہ لوالی ٹنل 24 گھنٹے بعد ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی ہے. آزاد کشمیر میں خراب موسم کے باعث امتحانی پرچے منسوخ کر دیے گئے. سیالکوٹ کے علاقے ڈسکا میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری ہوئی ہے. 25 فروری کو آنے والے سسٹم کے زیر اثر سندھ اور بلوچستان میں بھی بارش کا امکان ہے. سوات اور کلام میں حالیہ برفباری کے بعد موسم صاف ہوتے ہی سیاحوں کی بڑی تعداد کلام پہنچ گئی ہے, جبکہ سیاح برفباری اور ٹھنڈے موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں. جبکہ ویکینڈ کے لیے بھی سیاحوں نے ہوٹلز میں ایڈوانس بکنگ کروا لی ہے. اس وقت نمائندہ نیو ہارون سراج کلام میں ہی موجود ہیں, تفصیلات ان سے لے لیتے ہیں. جی ہارون. بالکل, اس وقت میں وادی کالام میں موجود ہوں. تقریباً 3 دن کے بعد جو موسم صاف ہوتے ہی سیاحوں کا سیلاب امڑ آیا ہے, اور تقریباً تمام کے تمام ہوٹل اس وقت فل بتائے جا رہے ہیں. تقریباً جو کہ ویکینڈ ہے, اپ کمنگ ویکینڈ جو ہے, اس پہ ہوٹل ایسوسیشن کی ہماری بات ہوئی تو ان کے مطابق تمام کے تمام ہوٹلس کی بکنگ ہو چکی ہے, اور سیاح جو ہے برف باری سے اور ٹھنڈا ٹھار موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق سوات میں آئندہ 2 روز تک بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری رہے گا. جی کراچی میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی شہریوں کا موڈ بھی تبدیل ہو گیا ہے. شہری بڑی تعداد میں پارکس اور ایکسرسائز کے لیے پہنچ گئے ہیں. مردوں کے ساتھ خواتین بھی مارننگ واک میں مصروف ہیں. بات کرتے ہیں اپنے نمائندے شہود قریشی سے. جی شہود.
کراچی میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی شہریوں میں صبح کی ایکسرسائز کرنے کا جوش جو ہے وہ ابھر کر آیا ہے۔ اس وقت ایسے ہی نجی پارک میں ہم موجود ہیں جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ صبح کی ایکسرسائز کرنے کے لیے یہاں پہنچی ہے۔ خواتین کی بات کی جائے، مرد حضرات کی بات کی جائے یا پھر نوجوان کی بات کی جائے تو تمام تر عمر کے افراد ہمیں یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے ہیں۔ مختلف اقسام کی یہاں پر جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر صبح کی چہل قدمی کی جا رہی ہے، واک کی جا رہی ہے۔ یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ موسم کی تبدیلی ہے اور صبح کا جو موسم ہے وہ آج خاصا جو ہے وہ اچھا ہے، تو شہریوں کی یہ بڑی وجہ ہے کہ شہری گھروں سے نکلے ہیں اور پارکس میں شہریوں نے رخ کیا ہے۔ اور یہاں پہ جو نوجوان ہیں وہ ہمیں کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں۔ تو صبح کی جو رجحان ہے ایکسرسائز کا تو وہ کراچی کے شہریوں میں جو ہے وہ ان دنوں کافی اس میں اضافہ ہوا اور شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ پارکس میں جو ہے وہ پہنچی ہے۔ جی، بارش کے ٹھنڈے موسم میں روایتی حلوے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ سبابی کے مختلف علاقوں میں بارش کے موسم میں روایتی حلوہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے عصمت خان کی رپورٹ۔ سوابی کے علاقے ٹوپی میں بارش اور جاڑے کے موسم میں خصوصی حلوے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حجروں کی محفلوں میں تیار ہونے والے سوجی کے اس روایتی حلوے میں دودھ، خشک میوہ جات اور صحت بخش اجزاء کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں پر حلوہ تیار کیا جس میں ڈرائی فروٹ اور یہ سب چیزیں دیسی گھی سے، اور حلوہ بہت لذیذ تھا، ہم سب نے بہت انجوائے کیا۔ سوجی کے روایتی حلوے کو جوان اور بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ پٹھانوں کی ایک روایت ہے کہ حجروں میں حلوہ تیار کیا جاتا ہے جس میں ایک اچھی گیدرنگ ہوتی ہے، بہت سارے دوست محلے دار جمع ہوتے ہیں، اور باقی دنیا کے لیے یہ حلوہ صرف ایک سوغات ہے اور پٹھانوں کے لیے جو ہے یہ ایک روایت ہے۔ ٹھنڈے ٹھار موسم میں سوجی کے گرما گرم حلوے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت علی خان، نیو نیوز سوابی۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ادویات کی قیمتوں پر کھلواڑ جاری ہے، لیکن حکومت نے جاتے جاتے عوام کو مشکلات کا تحفہ ادویات کی صورت میں دے دیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے ادویات کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی منظوری دے کر کمپنیوں کو قیمت مقرر کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ نگران حکومت نے جاتے جاتے مہنگائی کا ایک اور بم پھوڑ دیا۔ ادویات کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کا SRO جاری کر دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہزاروں ادویات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کا خدشہ ہے۔ نئے حکم نامے کے مطابق ادویات کی قیمتوں کا تعین ادویہ ساز ادارے اور ڈسٹریبیوٹرز خود کریں گے۔ اس اقدام سے عوام کی جیبوں سے 500 ارب روپے نکالے جائیں گے۔ جان بچانے والی 100 کے قریب ادویات کے علاوہ تمام ادویہ کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کی اجازت پر عوام پریشان ہے۔ ڈسٹریبیوٹر تو ظاہری بات ہے، جب ایک بزنس مین ہے یا ایک جو ڈسٹریبیوشن کمپنی بیٹھ کے چلا رہا ہے، اس نے اپنا بینیفٹ دیکھنا ہے، اپنا فائدہ دیکھنا ہے، وہ غریب عوام کی طرف نہیں سوچے گا، اس نے ان کے پاکٹ سے پیسے نکالنے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہی ڈسٹریبیوٹر کو دے دو گے، میڈیسن بنانے والی کمپنی کو دیتے، پھر تو بادشاہ بھی وہ ہے، اپنی مرضی سے جو مرضی کرے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت صحت کی سفارش پر ادویہ کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی منظوری دی۔ فارماسوٹیکل کمپنیوں کو اپنی مرضی کی قیمتوں پر ادویات فروخت کرنے کی اجازت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین جمیل کیانی کے ساتھ عائشہ شعیب، نیو نیوز، اسلام آباد۔ بجلی صارفین کو ایک اور ہائی وولٹیج جھٹکا دینے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ قیمت میں ایک ماہ کے لیے 7 روپے 13 پیسے فی یونٹ کے بڑے اضافے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے قیمتوں میں اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی ہے۔ بجلی صارفین پر اربوں کا مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے ایک ماہ کے لیے 7 روپے 13 پیسے کا بڑا اضافہ مانگ لیا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ ماہ جنوری کی FCA کی مد میں مانگا گیا ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ پاور ایجنسی کی جانب سے نیپرا میں دائر درخواست پر اتھارٹی 23 فروری کو سماعت کرے گی۔ منظوری کی صورت میں صارفین پر ایک ماہ کے لیے 66 ارب 77 کروڑ سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ CPPA کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے۔ جنوری میں ہائیڈل سے 11.12% اور مقامی کوئلے سے 16.51% بجلی پیدا کی گئی۔ درآمدی کوئلے سے 6.93%، جبکہ ڈیزل سے 1.22% تک بجلی پیدا کی گئی۔ CPPA کے مطابق جنوری میں ڈیزل سے فی یونٹ کی لاگت سب سے زیادہ 45 روپے 60 پیسے فی یونٹ رہی۔ اسی طرح سے فرنس آئل سے 9% سے زائد، جبکہ درآمدی RLLN سے 18% سے زائد بجلی پیدا کی گئی۔ پاکستان سپر لیگ کی رونقیں جاری ہیں۔ لاہور کے LCCA گراؤنڈ میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کی ٹیموں کی پریکٹس۔ دونوں ٹیموں کے درمیان آج قذافی اسٹیڈیم میں اہم مقابلہ کھیلا جائے گا۔
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा के यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश। सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का कहना था कि हम बेहद खुशी के साथ इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि 15 फरवरी को हमारे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। जोड़े ने अपने बेटे का नाम AK रखा है। यहाँ पर आपको बताएं कि तहसील अशकोमन के गांव पकोरा में तखम रेसी की रस्म रवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई है। ये रवायत इलाके में सदियों से मनाई जा रही है, जिनका आगाज़ घर और महल्लों की सफाई से किया जाता है, जिसके बाद बुजुर्गों की सरपरस्ती में बाकायदा बीज बोने की रस्म अदा की जाती है। क्लाइमेट हब फोरम और आर्ट गैलरी के इश्तराक से क्लाइमेट चेंज की आगाही के लिए कराची फेयर हॉल में नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जबकि नुमाइश में 15 से ज़ायद मुसव्विरों ने अपने फनपारे पेश किए हैं। ये रिपोर्ट देखें। रंगों, ब्रश और कैनवस का इस्तेमाल मौसमियाती तब्दीली पे आगाही देने के लिए फेयर हॉल में लगा आर्ट फॉर क्लाइमेट चेंज नुमाइश, जिसमें 15 से ज़ायद मुसव्विरों ने क्लाइमेट चेंज के मौजू को अपने फनपारों से उजागर किया। अर्थ को रोता हुआ दिखा रही हूँ, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से कितनी नुकसानात हो रहे हैं हमारे प्लेनेट को, उसको मैं एक आग के में पोर्ट्रे करके दिखा रही हूँ। Unfortunately, if we just see the recent floods, what happened in 2022 in Sindh and Balochistan in Pakistan, we can clearly see that Pakistan is one of the topmost sufferers in climate change. If I go to the facts, it can say that top 3 countries include Pakistan. इसलिए हमने ये रखी है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कराची में काफ़ी पोल्यूशन है और समंदर को भी सेव करने की ज़रूरत है, उसमें केमिकल्स नहीं फेंकने चाहिए, प्लास्टिक्स दूर करें, तो ये वजह है कि अवेयरनेस फैलानी लोगों में। मुसव्वरों ने अपने फनपारों में समंदरी आलूदगी, फिजाई आलूदगी से लेकर दुनिया आलूदगी से तबाह होते दिखाया, जबकि दरख्तों की अहमियत पे भी पेंटिंग मौजूद थी। क्लाइमेट चेंज के मौजू को उजागर करने के लिए आर्ट से बेहतर कोई और टूल नहीं। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़, कराची। लाहौर के कैनाल रोड को खूबसूरत बनाने के लिए अंडर पासिस की ताज़ीन और आराइश पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन चंद ही माह में मुतअद्दिद अंडर पासिस की जदीद लाइट्स खराब हो चुकी हैं, जो ताज़ीन और आराइश के काम की शफाफियत पर एक सवालिया निशान है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के दौर में लाहौर में बहुत से तामीराती मंसूबे मुकम्मल हुए। इन्हीं में से एक मंसूबा केनाल रोड की खूबसूरती में इजाफे के लिए अंडर पासिस की तज़ीन और आराइश का था। इसकी तकमील से केनाल रोड की खूबसूरती में नुमाया इजाफा हुआ। तहम चंद माह गुजरने के बाद ही केनाल रोड के मुतअद्दिद अंडर पासिस की जदीद लाइट्स ने जवाब दे दिया। यूं लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इस प्रोजेक्ट की शफाफियत पर सवालात उठना शुरू हो गए। शहरियों का कहना है कि अंडर पासिस की खूबसूरती में इजाफा तो हुआ, लेकिन नाकिस मटीरियल की वजह से लाइट्स बंद हो चुकी हैं। ये जनाब वाले अंडरपास की लाइटें बंद है, झटके लगा रही हैं। ये लाल पुली गार्डन टाउन वाली वो भी झटके लगा रही हैं, और ये FC कॉलेज वाली आप देख रहे हैं साथ ही खड़े हुए हैं। इन्होंने जो लाइटिंग लगाई है ये सारी लोकल लाइटिंग है, ठीक है, जो किसी वक्त भी ख़राब हो जाती है। इतना पैसा आवाम का जो इकट्ठा करते हैं, ज़ाहिर बात है हम मजदूरों का ही है सब कुछ। केनाल रोड पर डॉक्टर अस्पताल अंडरपास में नसब दोनों जानिब की लाइट्स और FC कॉलेज अंडरपास की एक तरफ की लाइट्स की खराबी अरबाब इख्तियार की कारकर्दगी को मुँह चला रही है। रेलवे इंतजामिया ने लाखों मुसाफिरों के जान खतरे में डाल दी हैं, जबकि मुल्क का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हाई रिस्क बन गया है। 70% कैमरास खराब और बैकअप डेटा मौजूद ही नहीं है। कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। रेलवे की ज़मीन पर कायम होटल्स को मिसमार कर 150 का ज़मीन को वागुजार करवा दिया गया है। कराची से अब्दुल वली की रिपोर्ट देखें। रेलवे की जमीन पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी। कराची कैंट स्टेशन पर रेलवे की जमीन पर कायम होटल्स को मस्मार कर दिया गया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक अदालत के अहकामात जारी होते ही रेलवे पुलिस की नफी तलब कर ली गई थी। रेलवे पुलिस की सरबराही में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रेलवे लैंड इंचार्ज का बताना है कि ऑपरेशन करके रेलवे की 150 गज के करीब जमीन को खाली करवाया जाएगा। रेलवे की लैंड को इंक्रोच किया था, होटल बनाया हुआ था, और ये कोर्ट के आर्डर से हमारे खास का DS जो नासिर खलीली साहब है उनके आर्डर हैं कि एज पर जो कोर्ट के आर्डर इसको बिल्कुल क्लियर करें, आप रेलवे के लैंड को आप क्लियर कर दें। ये अप्रॉक्सीमेट 100 से 150 गज के करीब आएगी। ये है इसके बैक साइड पे इंशाल्लाह तक हम इसको क्लियर करा लें। कराची डिवीजन में रेलवे की जमीन पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके रेलवे की जमीनों की बहाली जारी रहेगी। कैमरामैन इफरान के साथ अब्दुल वली, न्यू न्यूज़, कराची। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लाहौर में तालीमी और तफरीही सरगर्मियों के तहत शुरू होने वाले इल्म, कदर और महारत पर मबनी खलाई दौड़ पाकिस्तान और वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में गवर्नर पंजाब अली रहमान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की है।
चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स ने पाकिस्तान के होनहार तलबा के लिए 3 प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिए। मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की शिरकत। डायरेक्टर चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स अहमद खावर ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान को लाइब्रेरी का दौरा करवाया और नए प्रोग्राम पर ब्रीफ भी किया। अपने खिताब में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था, बच्चे किसी भी कौम का बड़ा असासा होते हैं। बच्चों को तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ महारतें भी सिखानी चाहिए। मुझे आज बहुत खुशी है कि हम अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, जो हमारे मुस्तकबिल हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और जो हमारा सबसे कीमती असास है, ह्यूमन रिसोर्स किसी भी मुल्क का सबसे कीमती असासा होती है। मोहम्मद अहसन वहीद सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा, एजुकेशन का मकसद इंफॉर्मेशन देना नहीं। ये बच्चे जो होंगे ये स्पेस एक्सप्लोरेशन, एरोनॉटिक्स और उसके बाद जो एरोप्लेन सिमुलेशंस हैं उनके नॉलेज के बारे में आपको पूरा डिसमिनेट करेंगे, फर्दर नॉलेज ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। इनको स्पेस साइंटिस्ट की किट्स भी दी जाएंगी इन बच्चों को। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लाहौर में प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से चेयरमैन और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स पंजाब नासिर जावेद मैनेजिंग डायरेक्टर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।